नमस्कार दोस्तों। हमने कल बात की थी भाषा और व्याकरण के बारे में। भाषा और व्याकरण के बारे में संबंध भी पढ़ा था कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध होता है, और भाषा के बारे में भी जानकारी ली थी। भाषा क्या होती है और किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। भाष शब्द से, भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो अपने भाषाविज्ञ हैं उनके जो भाषा से संबंधित परिभाषाएं थी उनके बारे में हमने बात की थी। और हम आज बात करेंगे भाषा कितने प्रकार की होती है, क्या होती है उसके बारे में। तो भाषा मूल रूप से तो दो ही प्रकार की होती है, तीन प्रकार मान लेते हैं भाषा के। तीन प्रकार की होती है भाषा। अब ये कौन कौन सी होती है। एक तो होती है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और एक होती है लिखित भाषा, और तीसरी मान लेते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो इनमें से सबसे पहले देखते हैं कौन सी सर्वश्रेष्ठ भाषा होती है। तो इनमें से सबसे अच्छी होती है मौखिक भाषा। वो क्यों होती है, और सबसे कठिन होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सरल इसलिए होती है कि हम जो भी बोलते हैं वो सीधा सीधा अगले के मन में सीधा फिट हो जाए या फिर समझ में आ जाता है। लेकिन लिखित भाषा होती है वो कठिन भी होती है और सरल भी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति भाषा को लिखना जानता है और पढ़ना जानता है उसी के समझ में आती है। लेकिन ये जो मौखिक भाषा है वो तो सीधा बोलेंगे, अनपढ़ व्यक्ति है वो भी समझ लेगा, लेकिन इसको लिखित भाषा को जो अनपढ़ व्यक्ति जो निरक्षर है वो नहीं समझ सकेगा। अब देखिए, ये सबसे कठिन होती है सांकेतिक भाषा। ये सबसे सरल होती है क्यों, हर कोई इसमें बोल लेता है और समझ लेता है। इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साक्षर होने की आवश्यकता नहीं है। और ये सरल और कठिन दोनों होती है। ये होती है सबसे कठिन भाषा, क्योंकि इशारे होते हैं या संकेत होते हैं। क्योंकि संकेत सबसे मिलकर बना सांकेतिक। दोस्तों देखिए, बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर संकेत प्लस इसमें इक प्रत्यय लगा है, तो इक प्रत्यय लगने से इस स का स हो गया। जैसे समाज प्लस इक, समाज प्लस इक तो क्या होता है सामाजिक। इसी प्रकार से संकेत प्लस इक क्या हो गया सांकेतिक। तो संकेत से ये भाषा बनी है सांकेतिक। अब संकेत जो होते हैं भाषा के, हम तो कुछ भी संकेत कर, जैसे मैच में एम्पायर संकेत करता है तो वो जानता है, जो खेलता है क्रिकेट खेलता है, जो दूसरा मैच है वो खेलता है, वही इसको समझ पाएगा, दूसरा व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो हम बोलते हैं मौखिक मुख से बोलते हैं तो उसको हर कोई समझ लेता है, तो थोड़ा बहुत जो भाषा का जानकार होता है वो भी समझ लेता है। लेकिन लिखने वाली होती है, लिखित भाषा होती है, उसे जो व्यक्ति भाषा को लिखना पढ़ना जानता है वो ही सीख सकता है। तो सबसे पहले हम मौखिक सीखेंगे। सबसे पहले भाषा कौन सा रूप सीखा जाता है, तो मौखिक ही सीखा जाता है। भाषा का एक माध्यम होता है, माध्यम कौन सा होता है सीखने का। तो भाषा का माध्यम, एक प्रश्न कई बार आया, भाषा का माध्यम होता है कठिन से सरल की ओर। कठिन से सरल की ओर भाषा हम सीखते हैं तो पहले हमें थोड़ी कठिन महसूस होगी, उसके बाद में धीरे धीरे हम इजी तरीके से सीख लेंगे। अर्थात पहले सीखेंगे, जैसे वर्ण सीखते हैं तो एकदम से सरल कठिन लगेगी, वर्ण पहले समझ में नहीं आते, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाते हैं और सरल होने लग जाते हैं। और एक बात भी, जैसे जो व्यक्ति ज़्यादा जानता है वो ज़्यादा सीखता है, तो हम जैसे जैसे भाषा को सीखेंगे वो सरल होती जाएगी। अब देखिए, लिखित भाषा, हम जो लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया तो ये लिखा हुआ कौन पढ़ सकता, जो भाषा को जानता है, जो साक्षर होता है वही पढ़ सीखा। पहले बच्चा क्या सीखता है, मौखिक भाषा, फिर संकेत तो चलो होता ही उसमें, संकेत तो सीख ही लेता है, फिर लिखित भाषा सबसे लास्ट में सीखी जाती है। और इसका देखिए नियम होता है। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, इसको देखिए, सबसे पहले क्या होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर
लिखना। ये भाषा का एक नियम होता है। पहले हम भाषा को सीखते हैं, पर उससे पहले सुनना पड़ता है। हम सुनते हैं तो हमारे समझ में आने लग जाती है, फिर हम बोलते हैं। भाषा को सीखने का नियम है कि किस तरह से भाषा सीखी जा सकती है। तो पहले सुनते हैं, हमारे समझ में आता है, उसके बाद में हम बोलते हैं। बोलने के बाद में हम उसको पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में क्या आता है? लिखना। सबसे बाद में हम क्या सीखते हैं? भाषा में लिखना। तो इसको सूत्र भी बनाया हुआ है, सुबोपैली। इसको सुबोपैलिया। सबसे पहले सुनना, उसके बाद में बोलना और फिर पढ़ना, और सबसे लास्ट में क्या सीखते हैं हम? लिखना। अब देखिए इसमें संकेत भाषा कौन कौन से संकेत होते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, संकेत में समझ में नहीं आता है, कम समझ में आता है। जैसे रोड पर साइन बोर्ड लगे होते हैं, जो माइलस्टोन होते हैं उस पर लगे होते हैं, तो उनको जो अधिकांश जो ड्राइवर होते हैं वही समझ सकते हैं। जो अनजान व्यक्ति होता है वो नहीं समझ सकता। इसलिए यह भाषा क्या होती है? सबसे कठिन होती है। और इशारे तो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कोई ताली बजाने का क्या इशारा लेता है, कोई क्या लेता है, क्या समझता है, तो अलग अलग प्रकार से सब समझते हैं। तो ये सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा। ये अब इनका हर जगह अर्थ अलग अलग होता है। जब तक किसी सार्थक ध्वनि का उच्चारण हमें सुनने को नहीं मिला तब तक वह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे सार्थक ध्वनि में बोल रहा हूँ, लिखना, पढ़ना, सुनना, आना, जाना, ये सब क्या सार्थक ध्वनि है। और जैसे कोई किटकिट की आवाज़ कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा में ही आती है, न कि मौखिक या लिखित में। जब तक हम वर्णों का सुव्यवस्थित उच्चारण नहीं करते हैं तो वो कौन सी भाषा में रह जाती है? सांकेतिक भाषा में रह जाती है। हम वर्णों का सही ढंग से उच्चारण करते हैं, शुद्ध रूप से उच्चारण करते हैं, तो वो भाषा होती है लिखित या मौखिक। नहीं तो कोई सा भी, चाहे गाड़ी का हॉर्न हो, क्या हो जाएगा? एक संकेत ही था वो, क्योंकि उसमें वर्णों का सही ढंग से उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होता है? एक संकेत ही होता है। जैसे माइलस्टोन पे कुछ साइन किया हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, जैसे घूमकर इधर जाना उधर जाना, वो क्या है? एक सांकेतिक भाषा ही है। जैसे अब मैंने बताया आपको ताली बजाने के लिए, तो कोई बच्चा इशारा कर रहा है, मान लीजिए गली से उसके पापा आ रहे हैं, तो अब उसको जाना है कहीं पर, वो ताली बजा देगा तो अंदर बैठा हुआ बच्चा समझ जाएगा मेरा दोस्त आ गया, मेरे को जाना है, ताली बजा दी। अब कई कार्यक्रम होते हैं उसमें भी ताली बजाते हैं, तो अलग अर्थ, वहाँ पर भी अलग अर्थ हो गया उसका। तो इस तरह से ताली बजाने के अलग अलग अर्थ होते हैं। कई बार और लोग भी आते हैं ताली बजा देते हैं, तो अलग उनका अलग, जो जिनको पहले पता होता, जो पहले से प्रायोजित काम होता, वही समझ पाते हैं कि ताली बजाने का यहाँ पर क्या अर्थ होता है। तो सांकेतिक भाषा क्या है? सबसे कठिन है। और मौखिक भाषा है जो बोलते ही समझ में आ जाती है, वो सबसे इजी या सबसे सरल भाषा होती है। इसको व्यक्ति तुरंत ही समझ लेता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर इसी बात को लिखित में कहूँ तो जो आप में से, या मान लीजिए आप तो सभी पढ़े लिखे, जो दूसरे हैं वीडियो को देखेंगे, वो जो लिखा हुआ वो बोलूँगा वो तो समझ आएंगे, लेकिन जो लिखित में लिखा हुआ है उसको वो जो साक्षर है, जो पढ़े लिखे, वो ही समझ पाएंगे, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए भाषा, अब देखते हैं हम हिंदी के बारे में। ये तो अपनी होगी भाषा के बारे में बातचीत। अब आते हैं हम हिंदी भाषा के ऊपर। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से शुरू हुआ, इसका जन्म कौन सी भाषा से हुआ और कब हुआ और कहाँ से चली आ रही है हिंदी भाषा। तो अब हम आते हैं अपने विषय हिंदी पर। इतने दिन तो हमने बात की थी सिर्फ भाषा और व्याकरण पर, अब करते हैं हम हिंदी की। तो देखिए दोस्तों, अब हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, अब ये केवल हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। जो भी एग्जाम देते हैं, एक तरह से इसमें से जीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा है, अपनी राजभाषा है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम हिंदी भाषा के बारे में बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो दोस्तों, अपनी इस हिंदी भाषा की मैंने कल भी बताई थी, संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है, जो जगत जननी भाषा जिसको बोलते हैं। कि सभी भाषाओं जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अब संस्कृत देखे कहाँ से चली आ रही है? वैदिक काल से संस्कृत चली आ रही है। अर्थात इसको देखे तो ये
लगभग 1500 ईसा पूर्व से, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले से यह भाषा संस्कृत उस समय थी। तो उस समय संस्कृत के कौन कौन से रूप थे? संस्कृत एक तो थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कौन सी थी? वैदिक संस्कृत वो थी जिसमें वेद लिखे गए थे और जिसमें वेद उपनिषद ये लिखे गए थे। इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? वेद, इसलिए इसको वैदिक बोलते हैं, वेद और उपनिषद। तो दोस्तों ये भाषा थोड़ी सी टेढ़ी थी। क्यों थी? कि इसमें सेंटेंस पूरा हो जाता है, लाइन पूरी हो जाती, पंक्ति पूरी हो जाती, लेकिन इसका जो शब्द है वो पूरा नहीं होता था। तो ये आम बोलचाल की भाषा उस समय नहीं थी। सिर्फ वेद जो लिखे गए थे या जो उस समय जो साहित्य रचा गया था, उस समय की ये साहित्यिक भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी। इसका समय कौन सा था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय था। इसके बाद में कौन सी भाषा है अपनी? लौकिक संस्कृत। दूसरे नंबर पर आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसका समय इसके बाद में आ जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें ये थी संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसमें क्या है? वैदिक संस्कृत में वेद उपनिषद आदि की रचना हुई थी, और ये लौकिक संस्कृत है, इसमें रामायण है, महाभारत है, इन महाकाव्यों की रचना हुई थी। रामायण व महाभारत उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में लौकिक संस्कृत थी वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। अब इसके बाद आती है पाली, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। फिर आती है पाली जो थी 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक। अब दोस्तों एक बात यहां पर बताना चाहूंगा आपको मैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी, यहां से ईसा मसीह का जन्म, उससे बाद में ये जो पहले के हैं साल वो हो जाते हैं ईसा पूर्व के। अगर इसको हम निकालेंगे, इसको मान ली 1 है तो 1 से अपनी जो ईस्वी सन है ये शुरू होती है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं क्या? ईसा पूर्व। तो पाली भाषा क्या हुई? इस 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए? इसमें बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ इसमें लिखे गए। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक इसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जैसे 3 पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये लिखे गए थे इसमें। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर ये बौद्ध ग्रंथ है। जो पिटक होते हैं ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ये ग्रंथ इसमें लिखे गए थे। अर्थात बौद्ध धर्म में जो साहित्य, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। अब पाली भाषा के बाद में कौन सी भाषा आती है? इसके बाद में आती है प्राकृत, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा ये चली थी अपने, ये 1 ईसा से, 1 पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसका समय कौन सा था? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब इसमें कौन से ग्रंथ रचे गए? जो जैन ग्रंथ थे, जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है वो इस प्राकृत भाषा में रचे गए थे। तो
एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में रचे गए थे, तो वो रचे गए थे पाली भाषा में। और जैन धर्म के ग्रंथ कौन सी भाषा में रचे गए थे, प्राकृत भाषा में रचे गए थे। इनके ग्रंथों को क्या कहते हैं हम, आगम आगम। और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहते हैं हम, पिटक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ये जो बौद्ध धर्मीय ग्रंथ है तीनों, ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। और जैन धर्म में कौन से, जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में रचे गए थे, प्राकृत भाषा में। तो धीरे धीरे इस तरह से हिंदी का आविष्कार होता है। देखिए फिर 5 नंबर पर आती है अपनी अपभ्रंश भाषा, क्योंकि इसका रूप प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ता गया। और उसके बाद में कौन सी होगी, अपनी अपभ्रंश। अपभ्रंश, अभी अपभ्रंश आती है, तो अपभ्रंश चलती है अपने 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय रहता है, 500 से 1000 ईस्वी तक। अब इसमें वो कौन से, जैसे सरप्पा है, कण्डप्पा है, लुइपा है, ये जो कवियों के नाम है, कुछ अपभ्रंश साहित्य इनका मिलता है। साहित्य वाले तो पहचान जाएंगे इसमें, सरप्पा, लुइपा, कण्डप्पा, ये साहित्य इसमें रचा गया था। और कुछ साहित्य वो था इसमें, जैसे मच्छिंद्र नाथ जी का है, इसमें इसी समय का था, वो थोड़ा पहले का था, वो रचा गया था इसमें। तो इसके बाद में इसमें काफ़ी सारी 4-5 जो 8 जो शैली है उसकी सौर सैनी अपभ्रंश की, तो 8 तरह से विभाजित हुई थी अपभ्रंश। इसमें से एक थी अपनी सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। और इस सौर सैनी अपभ्रंश से अपनी जो इंडिया, पश्चिमी इंडिया, इसका विकास हुआ था। अब यहां से आती है दोस्तों अपनी हिंदी, जो आती है लगभग 1000 ईस्वी से और अब तक। अगर साहित्य की बात करें तो यह आती है अपने 993 ईस्वी से साहित्य रचा जाने लगा था इसमें, अर्थात 1050 विक्रमी संवत से ये लिखी जाती है। तो यहां से अपनी हिंदी की शुरुआत होती है। तो समझ गए होंगे दोस्तों मेरे हिसाब से आप, कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से होता है, तो मुख्य रूप से किससे होता है, जो अपनी जगत जननी भाषा संस्कृत, उससे हिंदी भाषा का विकास होता है, जो थी वैदिक संस्कृत, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक चली थी। उसके बाद में जो लौकिक संस्कृत है वो आई थी, तो 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो उस समय की जो साधारण बोलचाल की भाषा थी वो थी लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत में उसके बाद में आई थी कौन सी, अपनी पाली भाषा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इसमें बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो उसके बाद में कौन से, प्राकृत। प्राकृत में कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, जैन ग्रंथ, जिनको बोलते हैं हम आगम। तो प्राकृत भाषा चली थी अपने पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये थी प्राकृत। प्राकृत के बाद में आती है अपनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में आती है, अपभ्रंश के 8 खंड होते हैं, तो उसमें से अपना एक खंड है सौर सैनी अपभ्रंश। और सौर सैनी अपभ्रंश से अपनी हिंदी की शुरुआत होती है। तो साहित्यिक रचना हिंदी में होती है 993 ईस्वी से, अर्थात 1050 विक्रमी से। तो यहां तक कि समझ गए होंगे आप, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यह पूरी भाषा का अपना इतिहास। अब थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं, तो हिंदी शब्द का निर्माण कैसे हुआ वहां पर हम देखते हैं। तो हिंदी शब्द कहां से आया, तो हिंदी शब्द दोस्तों अपने जो सिंधु नदी है वहां पर ईरानी आए थे या आर्य आए थे उस समय, तो वहां से इसका निर्माण हुआ था। क्या करते थे वो, देखिए हिंदी शब्द, पहले बोलते हैं हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है। हिंदी शब्द मूल रूप से हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। और हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है, हिंदी का अर्थ, हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंदी का,
हिंदी का। अब ये हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है? पहले जब ईरानी लोग आए थे, आ रहे थे, उसमें सिंधु नदी के आसपास वो रहे थे, तो उनकी खासियत क्या थी? वो बोलते थे स को है और द को बोलते थे वो द। ये द है, इसको बोलते थे द। तो सिंधु नदी के पास में हो जाते थे तो सिंधु ऐसे लिखते, तो सिंधु बोलते बोलते वो स को है बना दिया और द को द बना दिया, तो क्या हो गया? हिंदू। और हिंदू से फिर क्या बन गया? हिंद। और हिंदी से बना अपना हिंदी। तो इस तरह से हिंदी शब्द का विकास हुआ। और वो लोग क्या कहते, हिंदी तो भाषा का नाम तो फिर है, लेकिन वो क्या कहते, हिंदी हमें खुद को कहते थे। जैसे हिंदी का अर्थात हिंद देश का वासिया, सिंधु नदी के आसपास के जो लोग हैं उनको क्या कहते थे? वो हिंदू कहते थे। हिंदू के बाद में इस हिंदी का, हिंदू शब्द से हिंद और हिंद से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। ये तो थी हिंदी की थोड़ी सी बात। उसके बाद में हिंदी का जो क्षेत्र है अपने, कहाँ कहाँ पर बोली जाती है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के हम तीन जानकारी करेंगे हम। एक तो ऐतिहासिक विषय के बारे में, तो ऐतिहासिक विषय के बारे में हमने जानकारी कर ली कि संस्कृत से इस भाषा का निर्माण हुआ है। और उसके बाद में अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र। तो भौगोलिक क्षेत्र हिंदी के अपने 10 राज्य हैं, उनमें हिंदी बोली जाती है। और उसके बाद में देखेंगे हम राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में कौन सी होती है? जैसे अपने भाषा, इस हिंदी भाषा के बारे में क्या प्रावधान है अपने संविधान में, उसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमने देख लिया। अब देखते हैं हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमने देख लिया। फिर इसका क्षेत्रीय दृष्टिकोण कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर ये बोली जाती है हिंदी भाषा। तो भौगोलिक दृष्टिकोण। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से 10 राज्यों में लगभग बोली जाती है हिंदी भाषा। 10 राज्य कौन कौन से? जो अपने आसपास के हैं, जैसे पहले तो राजस्थान, फिर हरियाणा, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, और फिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें बोली जाती है। फिर छत्तीसगढ़, जो गंगा यमुना का जो मैदान है सीधा सा, जैसे दिल्ली है, वहाँ पर बोली जाती है। तो जो गंगा यमुना का मैदान है या सिंधु नदी का जो इस साइड का क्षेत्र है, जैसे ये अपना, अब बाहर तो बनाना तो नहीं आता है, लेकिन देखिए ऐसे ये है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वाला और इधर वाला, तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? बीच में इस मैदान में यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। देखिए कौन कौन सी जगह है? हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, इन सब में क्या बोली जाती है? और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये हिंदी भाषा बोली जाती है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण के दृष्टि से ये 10 राज्यों में बोली जाती है। और इस हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का विवरण दिया गया। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उनमें से अपनी एक भाषा है हिंदी। हिंदी को सर्वप्रथम कब राजभाषा घोषित किया गया? तो इसको किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हम हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो इसको 14 सितंबर 1949 को अपने राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ी सी जानकारी होगी हिंदी के बारे में। अब देखिए, एक होती है भाषा, एक होती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली। इनमें अंतर क्या होता है, क्या फर्क होता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो पहले देखिए राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह होती है जो संपूर्ण देश के लिए राजनीतिक कामकाज के लिए जो भाषा काम में ली जाती है, उससे क्या कह देते हैं हम? राजभाषा कह देते हैं। अर्थात उसको मान्यता प्राप्त होती है कि ये भाषा
अमुक भाषा या हिंदी भाषा जो भी है वो हमारे राजकाज के लिए काम में प्रयुक्त की जाएगी। तो उसे कहते हैं राजभाषा। कहते हैं जब प्रशासन की भाषा है, प्रशासन व राजकार्य की भाषा, इसे क्या कह देते हैं हम, राजभाषा, जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त की जाती है कि इसी भाषा में अपना राजकार्य या प्रशासन है वो काम करेगा, अर्थात लिखित में इसी भाषा को काम में लिया जाएगा। हालांकि उस समय अंग्रेजी को भी इसके साथ ही मान लिया गया था कि 10 साल तक अंग्रेजी भी इसके साथ में कार्य करेगी, लेकिन लगभग शायद 1963 के लगभग में इसको बढ़ा दिया था कि अंग्रेजी आगे भी काम करेगी इस भाषा के साथ में। मुख्य रूप से कौन सी अपनी हिंदी भाषा है, प्रशासन व राजकार्य की भाषा है। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का वैसे कोई उल्लेख नहीं होता है। राजभाषा का तो अपने संविधान में उल्लेख है कि संविधान में भाषा का उल्लेख कहाँ से है, यह भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का वैसे कोई संविधान में उल्लेख नहीं होता कि यह राष्ट्रभाषा होगी। राष्ट्रभाषा सिर्फ वही होती है जो संपूर्ण देश में बोली जाती है या अधिकांश या अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, वही क्या हो जाती है, राष्ट्रभाषा हो जाती है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अधिक जो देश की जो जनता होती है उसमें अधिक से अधिक लोगों द्वारा जो बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा होती है। कि देश की किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा, तो अधिकांश लोग हिंदी को ही बोलते हैं। देश की अधिकतर, देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, इसे क्या कह देते हैं हम, राष्ट्रभाषा कह देते हैं। तो इसका तो संविधान में उल्लेख होता है। मैंने बताया आपको कि 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में, भाग 17 है, यहाँ पर भाग 17 में, तो इसका तो उल्लेख होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं होता है। एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात अपनी जो माता से हम सीखते हैं वो क्या होती है, मातृभाषा। मातृभाषा का कोई उल्लेख नहीं होता, क्योंकि मातृभाषा तो वो होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचा सकता है, वो होती है मातृभाषा। जैसे अपनी मातृभाषा हिंदी है तो हम जिस प्रकार से हिंदी में समझा सकते हैं औरों को, दूसरों को अपने विचार है वो हिंदी में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो किसी दूसरी भाषा में, चाहे अंग्रेजी ले लीजिए, चाहे उर्दू, अरबी, जो भी फ्रेंच, जो भी भाषा ले लीजिए, उसमें हमें नहीं समझा सकते। तो मातृभाषा कौन सी होती है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को अच्छी तरह से दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो ये क्या कह देते हैं इसमें, विचार अभिव्यक्ति का ये सशक्त माध्यम होती है। तो क्या होती है मातृभाषा, क्या होती है, विचार अभिव्यक्ति का सशक्त एक माध्यम होती है, क्योंकि हम मातृभाषा में जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं वो अन्य किसी और भाषा में नहीं पहुंचा सकते हैं। अब देख भाषा का हमने बात कर ली थी कि भाषा एक व्यापक क्षेत्र होता है। अब ये कहते हैं बोली। बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक होती है बोली। बोली का एक क्षेत्र होता है सीमित, जैसे एक होती है भाषा, और भाषा का क्षेत्र होता है व्यापक। अब इन दोनों का साथ में समझते हैं कि भाषा, मैं बोल दूं कि राजस्थानी एक भाषा है, तो भाषा का क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है, तो इसका क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक हो गया। अब एक आती है साथ में बोली। तो बोली तो हमारे यहाँ पर बहुत है, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में रहते हैं शेखावाटी बोली जाती है, उधर जयपुर की तरफ जाते हैं तो ढूंढाड़ी हो जाती है, इधर और फिर नागौर की तरफ जाते हैं तो मारवाड़ी हो जाती है, और फिर उधर उदयपुर या उधर जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा मेवाड़ी भाषा मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो बोली का क्षेत्र होता है सीमित और भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है।
तो दोस्तों समझ गए होंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली और भाषा का क्या अर्थ होता है। दोबारा से देख लीजिए आप। राजभाषा जो एक शासन संचालन के लिए भाषा उपयोग की जाती है, जिसकी एक मानक लिपि होती है, जो अधिकांश देश में लोगों द्वारा यह बोली जाती है, जिसको पहले से संविधान में जिसको स्थान दिया गया है, वो कौन सी होती है, प्रशासन और राजकार्य की भाषा कौन सी होती है, राजभाषा बोली जाती है। और राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, वो कौन सी होती है, जो सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखती है, वो भाषा होती है अपनी राष्ट्रभाषा। और मातृभाषा जिसमें विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होता है। जैसे अपने विचार हैं वो दूसरों तक प्रकट करने के लिए, उनको समझाने के लिए सबसे उत्तम या श्रेष्ठ भाषा कौन सी होगी, मातृभाषा ही होगी। और बोली होती है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा एक व्यापक क्षेत्र होता है। जिससे मैंने बताया अभी राजस्थानी जो भाषा है, इसका व्यापक क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है। लेकिन जो बोली है वो तो अलग अलग होती है। राजस्थानी भाषा में अलग अलग बोली है, जैसे शेखावाटी बोली है, ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ये सारी क्या है अपनी बोलियां है। तो ये अलग अलग बोली होती है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, इसमें भाषा के बारे में अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने हिंदी भाषा के बारे में भी जान लिया, और इसके बारे में हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये भी हमने देख लिया, और भाषा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो और ये भी देख लिया हमने राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। तो ये मातृभाषा और इनमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम कल शुरू करेंगे वर्ण विचार। हमने भाषा के बारे में काफ़ी बातें कर ली, भाषा और व्याकरण के बारे में बात कर ली, और ये हिंदी भाषा के बारे में आज हमने अच्छी तरह समझ लिया कहाँ पर इसका क्या अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा है। तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया हुआ है। और हमने आज राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, बोली और भाषा इनका अध्ययन कर लिया। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको चैनल पर बताई गई जानकारी समझ में आई और अच्छी लगी तो शेयर करना इसको मत भूलना, और सब्सक्राइब करना, और लाइक तो करना भूलना है मत। जय हिंद दोस्तों।